होता है। तो इसलिए मैंने ये कुछ आपके लिए स्लाइड्स बनाई हैं जिनमें मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा कि पहले क्या प्रोसेस है, यहाँ आने से पहले यहाँ पे क्या करना है, यहाँ के बाद पोस्ट स्टडी बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस मकसद के लिए इंशाल्लाह शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्री स्टडी स्टेजेस आते हैं। प्री स्टडी स्टेजेस में आपने सबसे पहले यहाँ आने से पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपका जो एरिया और सब्जेक्ट एरिया, रिसर्च एरिया, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपने उसके बारे में आप हर बंदे का अपना, जिस तरह किसी का लैंग्वेज है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कोई इंजीनियरिंग का है, मेडिकल का है, उसके हवाले से सबसे पहले आपने उसके हवाले से डिसाइड कर लेना है कि आपका टॉपिक देखें जिस तरह होता है वाइडर टॉपिक होता है, फिर उसके अंदर सब टॉपिक्स आते हैं, तो आपने इस तरह से इसको करना है। तो आपने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है ना चूज़ कर लिया, उसके बाद आपने टॉपिक अपना सजेस्ट कर लिया, आप उसके वाले से रीड करते हैं तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। फिर आप सपोज आप मलेशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, रैंकिंग भी देख सकते हैं ऑनलाइन, गूगल पे लिखें मलेशियन यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में भी आती हैं और एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी आती हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट क्राइटेरिया है। बहरहाल आप जाके इसके पोर्टल के ऊपर सर्च करेंगे मलेशियन, इसके लिंक्स इंशाल्लाह आपको दे दिए जाएंगे मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ के कमेंट बॉक्स में और या इसके साथ। तो आपने चेक करना है और उसके बाद आपने चूज़ करना है आपने किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो आप सबसे पहले डिटेल के साथ पढ़ लें। सबसे पहली बात ये होता है कि स्पून फीडिंग का ज़माना ख़त्म हो गया। जो स्टूडेंट बच्चा या कोई भी इंसान ये चाहे कि उसको स्पून फीडिंग के ज़रिए पढ़ाया जाएगा तो वो कम ही कामयाब होते हैं। जो लोग खुद सीखते हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। हाँ, आप खुद पढ़ने सीखें, सर्फिंग करें, कहीं से नहीं समझ आती तो किसी एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ लें। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट प्रोफाइल। आपने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपसे इंटरेस्ट से मैच करें, वहाँ पे आपने प्रोफाइल क्रिएट करनी है, वहाँ पे जाके, और वहाँ से उसके बाद आपने वहाँ अपने ईमेल आईडी या जिससे भी पासवर्ड वगैरह रखें, ताकि आप आइंदा के लिए और पासवर्ड याद रखना है, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसी पोर्टल के जरिए आपके कम्युनिकेट किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, फिर आपने अपने फील्ड या अपने सब्जेक्ट से रेलेवेंट सुपरवाइज़र को तलाश करना है, क्योंकि सुपरवाइज़र की लिस्ट वहाँ पे पड़ी हुई होती है। सुपरवाइज़र, उसकी एक्सपर्टीज़, उसकी एजुकेशन, उसका पोर्टफोलियो कम्प्लीटली वहाँ पर पड़ा हुआ था। अब आपको यहाँ आने के लिए स्किल्स कौन सी जो आपको दरकार हैं, स्किल्स जो है ना, आपको सबसे पहले आपको अंदर स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए कि आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप जो है ना, हाउ डू यू कम्युनिकेट बेटर। तो आपके पास अगर वोकेबलरी अच्छी है कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके पास अगर किसी मतलब आपको पता होना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं किसी से। तो कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए होती है। तो आप जब व्हाट्सएप या ईमेल, मोस्टली ईमेल के जरिए होती है, और सम टाइम सुपरवाइजर या उसका व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है। लेकिन आपने कम्युनिकेशन करने से पहले सबसे पहले जो बेसिक एथिक्स हैं उनका ख्याल रखना है कि इस कंट्री में कौन सा टाइम हो रहा है, वर्किंग डेज कौन से हैं। जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ में वीकेंड डिफरेंट टाइम पे होता है, संडे ऑलमोस्ट वीकेंड होता है, लेकिन जिस तरह मिडल ईस्ट में संडे वर्किंग डे होता है। इस तरह बाकी आप देखें, अगर मलेशिया में वो टाइम डिफरेंस है बाकी कंट्रीज़ का, पाकिस्तान से 3 घंटे का डिफरेंस है। तो इस तरह टाइम डिफरेंस और ये चीज़ें आपने देख के आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर वर्ल्ड क्लॉक निकालें और उसमें डिफरेंट कंट्रीज जहाँ उसके कैपिटल का टाइम ऐड कर लें। और टाइम ऐड करने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि दुनिया के किस वक्त में, इस वक्त किस मुल्क में क्या टाइम है। जिस तरह मेरे पास ये मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ का रखा हुआ, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो मैं उस हिसाब से देख लेता हूँ कि इस कंट्री में क्या टाइम है। तो ऑफिस टाइम के दरमियान आप सुपरवाइजर से रब्ता करें, और डोंट बी इरिटेटिव पर्सन, और डोंट बी सो मच रेजिस्टिव। जो है ना, आपने किसी भी इंसान के साथ बेसिक एथिक का ख्याल रखते हुए कम्युनिकेट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। डेफिनेटली आपकी जो प्रीवियस डिग्रीज होंगी वो आपको जो है ना काम देंगी। आपने वो प्रीवियस डिग्रीज या प्रीवियस जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, जिस तरह आपका अगर आप बीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए होगी, और अगर आप एमएस एमए में एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन की चाहिए होगी। अगर आप पीएचडी में ले रहे हैं तो आपको मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप पोस्ट डॉक के लिए कर रहे हैं तो आपको पीएचडी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वो आप प्रिपेयर कर लें, और जिस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे वहाँ चेक लिस्ट दी होती है वो पढ़ लें कि
कौन सी डॉक्यूमेंट। उसके बाद सीवी जो है ना, स्ट्रॉन्ग सी सीवी होनी चाहिए और फॉर्मेट देख लें, लेटेस्ट होना चाहिए। और सीवी जो है ना वो आप देख लें जिस फॉर्मेट में, पीडीएफ में या वर्ड फॉर्मेट में जिसमें मांगी जाती है, आप उसमें सीवी जो है ना आपको सीवी फॉर्मेट शेयर भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल वो एक 5 to 8 पेजेस की वो चीज़ होती है जिसके बेस के ऊपर आप का एडमिशन होता है। और आप रिसर्च प्रपोजल अब जो है ना वो बना के आप दे दें, और उसके कंटेंट्स में आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट बजट का ऑप्शन आता है। यहाँ आने से पहले सम टाइम ये होता है बजट प्रोसेसिंग फ़ी होती है, और प्रोसेसिंग फ़ी के लिए आपने पेमेंट करनी होती है और डॉलर्स में ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हो जाती है। नेक्स्ट आप अप्लाई करते रहें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करती हैं, और आप सुपरवाइज़र ग्रांट्स भी होती हैं, और उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स भी होती हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट ये भी आप एडवांस रब्ता करें, अगर आपका हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप पर्सनल फाइनेंस बेस के ऊपर 1-2 सेमेस्टर की फ़ी में पेमेंट करके आ जाएं, और यहाँ आके आपको जो है ना नेक्स्ट के लिए आपको चीज़ें, नेक्स्ट आपका सर्कल चालू हो जाता है। और स्टूडेंट डेवलपमेंट और स्टूडेंट हेल्प के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे, आपने जो है ना आप कोई भी अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दो बेसिक चीज़ें जो एक्सप्लेनेशन में करना चाह रहा हूँ वो है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के 3 चैप्टर होते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है और रिसर्च मेथडोलॉजी। इंट्रोडक्शन जो है ना वो फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक चूज़ करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इसके लिए सबसे पहले आप उस टॉपिक का बैकग्राउंड लिखते हैं। सपोज मैं अपने ESL कंटेक्स्ट में वोकेबलरी एट ग्रेजुएशन लेवल वोकेबलरी पढ़ाना चाहता हूँ, और स्टूडेंट वोकेबलरी वीक है और इनफ नहीं है, तो उसके लिए मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन लिखूँगा, फिर सॉफ्टवेयर का लिखूँगा, फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और पूरी दुनिया के लिए तो एक वक्त में रिसर्च नहीं की जा सकती, खास स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एरिया चूज़ किया जाता है। या आप साइंसेज के हैं या कंप्यूटर के हैं या एनवायरमेंटल साइंस के हैं, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, तो अपने फील्ड से रिलेटेड आप चूज़ करेंगे और उसके ऊपर नैरो डाउन करते जाएंगे उस टॉपिक को, और एंड पे उस पर आप लिखेंगे। नेक्स्ट होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो होता है कि आपको प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए पर्सनल ओपिनियन कभी भी इनफ नहीं होता कि आप कहें मैंने ये चीज़ फील किया, नो नेवर। आपने इसको रिसर्च से जो है ना रेफरेंस देना होता है कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ बंदे ने ये फील किया। सपोज मैं जिस तरह वोकेबलरी के ऊपर मैं अपना ये चाहता हूँ कि मुझे ये फील हुआ है कॉलेज लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स के पास इनफ वोकेबलरी नहीं होती कम्युनिकेशन के लिए, तो मैं प्रीवियस स्टडीज़ लास्ट 5 ईयर्स के रीसेंट स्टडीज़ मैंने करनी है, तो उनमें से रेफरेंस देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव, दे आर रेसिप्रोकल वन आफ्टर द अदर होते हैं, तो एक दूसरे से कंपेटेबल होते हैं। रिसर्च क्वेश्चन आप यूज़ करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस मैटर, हाउ डज दिस इफेक्ट्स बाय दिस, हाउ व्हाट व्हाई एंड, तो इस तरह क्वेश्चन आप से जो है ना रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, टू आइडेंटिफाई, टू एग्जामिन, टू सॉल्व, टू प्रूव समथिंग लाइक दिस, तो आप कोई भी चूज़ करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव जिस तरह, फॉर एग्जांपल अगर वन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स स्टूडेंट वोकेबलरी, तो मैं करूँगा टू एग्जामिन द फैक्टर, तो व्हाट आर द फैक्टर, टू एग्जामिन द फैक्टर, तो ऐसे उनको सीक्वेंस में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट जो है ना रिसर्च प्रपोजल के ऊपर नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टडी। आप लिखते हैं कि आपकी स्टडी का फ़ायदा किसको होगा, आपको इंजीनियरिंग के हैं, मेडिकल के हैं, IT के हैं, इंग्लिश लैंग्विस्टिक के हैं, किसी और लैंग्वेज के हैं, लॉ के हैं, बिजनेस के हैं। आप इस फील्ड में इस रिसर्च से दुनिया को इसका बेनिफिट और सिग्निफिकेंस क्या है वो लिखेंगे। और फाइनली डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, वो टर्म्स और वो वोकेबलरी जो आप उसमें यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द रिसर्च, तो आप उनको डिफ़ाइन करते हैं। फॉर इंग्लिश मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इंग्लिश में भी, अगर जब आप किसी दूसरे में जाएंगे तो आप देख लें रिसर्च का आपका जो सैम्पल है वो फॉलो कर लें। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। चैप्टर 2 लिटरेचर रिव्यू है, और लिटरेचर रिव्यू टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 4 मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। टॉपिक 1 फॉर एग्जांपल आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, उसके ऊपर इससे पहले क्या काम हुआ है। रिव्यू का मतलब ही होता है इससे पहले आपने इसके ऊपर क्या काम हुआ है। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर नेक्स्ट वोकेबलरी है, फिर सॉफ्टवेयर है, फिर फाइनली इसकी मैं जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल मैं मलेशिया की मैं इसके ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मलेशिया में इसके ऊपर क्या काम हुआ, तो इस तरह आपने इसके ऊपर काम करना है।
अब आती है बात चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर 3 की, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च मेथडोलॉजी वो होता है आप रिसर्च कैसे कंडक्ट करेंगे, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप जो है ना इसके ऊपर कैसे रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मशीनों के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप सबसे पहले आप रिसर्च मेथडोलॉजी का इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि आपकी क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स मेथड है, फिर आगे इसकी सब काइंड्स आ जाती हैं रिसर्च। ये जब आप प्रपोजल तैयार करने लगते हैं तो 2-4 सैंपल पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट रिसर्च डिज़ाइन ही होता है। डिज़ाइन इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर के हाउ विल यू कंडक्ट दिस रिसर्च, आप रिसर्च कैसे करेंगे। तो ये आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मेरा मिक्स मेथड होगा या मेरा क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। उसके बाद जो है ना मेरा पार्टिसिपेंट्स ये होंगे और ये आप स्ट्रक्चर जिस तरह एक होता है पूरा ढांचा दिया जाता है इस तरह होगा। पार्टिसिपेंट्स आर सैम्पलिंग वो होते हैं कि आप कहाँ पर रिसर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्कूल कॉलेज में करना चाहता हूँ, मेरा कोई इन्वायरमेंट का कोई फ्रेंड है वो इन्वायरमेंट के ऊपर करना चाहता है, या कोई तीसरा बंदा जो कंप्यूटर मशीन लर्निंग के ऊपर करना चाहता है, कोई पोल्यूशन के ऊपर, तो उसकी सैम्पलिंग वही होगी। मशीन होंगी, इंसान होंगे, ह्यूमन होंगे, मेडिकल वाला है वो किसी चीज़ के ऊपर कर रहा है, तो सैम्पल वो होता है जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें डेटा कलेक्शन प्रोसीजर। डेटा कलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, डेटा हाउ टू कलेक्ट डेटा, कि आप डेटा कैसे कलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मुझे स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए, मैं उनसे इंटरव्यू से कलेक्ट करूंगा, मैं उनसे सर्वे से करूंगा, मैं उनसे एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द टीचिंग में उनको पढ़ाते हुए उनके टेस्ट लूँगा, उससे करूँगा, फिर स्पीकिंग टेस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह। इससे एक बंदा मशीनों के ऊपर कर रहा है तो वो मशीन बार बार जो रीडिंग दे रही है वो करेगा। एक बंदा अगर लॉ के ऊपर कर रहा है, क्राइम्स के ऊपर, सोशल किसी सेटअप के ऊपर कर रहा है, तो उसकी एक खास सैम्पल प्रोसीजर ये होता है। डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं, तो उन टूल्स के जिस तरह डिफरेंट मशीनों के जरिए आप डेटा कलेक्ट करते हैं और या इंटरव्यूज़ या इस तरह। इसके बाद आता है डेटा एनालिसिस प्रोसीजर। डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, आपने वो डेटा आपने कलेक्ट कर लिया, अब आप उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है। तो उसके लिए अगर आप स्टेटिस्टिक्स वगैरह, मीन, मीडियन, मॉड वगैरह ये चीज़ें निकालना चाहते हैं तो आप उसको के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिस तरह एक्सेल यूज़ होता है, SPSS, एनोवा, इनकोवा, ब्ला ब्ला, ऐसे सॉफ्टवेयर भी यूज़ होते हैं। और उसके अलावा अगर आप मशीनों को या एनवायरनमेंट के तो उसको डीप लर्निंग के तो आप उसको फिर फ़ोटो एनालाइज करते हैं सॉफ्टवेयर के जरिए, टूल्स के जरिए। तो इस तरह ये आपका जो भी रिसर्च एरिया होगा, आप उससे रेलिवेंट जब मटेरियल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने किसके आपका आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। और फाइनली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। रेफरेंसेस वो होते हैं जो आप एंड पे रेफरेंस देते हैं कि आपने इससे पहले लाइक 2020 में हुआ, 2022 में, 2021 में, 2023 में ये रिसर्च हुई और इसने ये। तो रेफरेंसेस लिखने का स्टाइल होता है, AP होता है, MLA होता है, और डिफरेंट दीगर स्टाइल होते हैं। तो आपने वो स्टाइल जो आपको डिमांड कर रही है यूनिवर्सिटी के आपने इसमें ये रेफरेंस डालना है, तो उसके लिए आप वर्ड में डेफिनेटली लिखते हैं या लेटेक्स या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसके अंदर आप अपना जब प्रपोजल लिखते हैं तो उसमें आप एंड पे रेफरेंसेस अगर वर्ड में लिखते हैं तो उसमें जिस तरह एंड डॉट है, मेंडले है, उसके अलावा जोटेरो है, इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, वो आप साथ इंस्टॉल कर लें और आप उसके अंदर जो है ना डालते जाएं। रेफरेंसेस वो खुद मैनेज करता जाता है। या आप जब गूगल स्कॉलर के ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल, तो ये चलो बिकॉज इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन, तो इसलिए मुख्तसर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं चलता हूँ। वाइल स्टडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप यहाँ आ गए किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर स्टूडेंट्स बजट है। तो आपने सबसे पहले बजट का, अगर आप वहाँ से एप्लीकेशन प्रोसेस करके एडमिशन हो गया, सेल्फ फाइनेंस पे आ गए हैं, या आप स्कॉलरशिप पे तो आपकी चलती रहेगी, अगर आपको पार्शल स्कॉलरशिप है वो भी है, आप मजीद बजट यहाँ अवेल कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की ग्रांट्स आती रहती हैं, फुल टाइम आपको ईमेल की जाती है, या आप अपने सुपरवाइजर से कनेक्टेड रहते हैं, कोई स्कॉलरशिप आती है आप अप्लाई करें वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। फिर सुपरवाइजर ग्रांट होती है, सुपरवाइजर को जिस तरह डिफरेंट फील्ड में आप स्टडीज़ में प्रोजेक्ट आते हैं, एक IT का है वो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, कोई कंपनीज को, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से है, कोई मैकेनिकल से है, कोई मेडिकल से है, कोई कंपनी उसको रिसर्च के लिए ग्रांट्स आती हैं, कोई लिंग्विस्टिक्स का है तो लैंग्वेज की भी, लॉ, इस तरह हर चीज़ की आप सुपरवाइजर इन टच रहते हैं तो आपको ये डिफरेंट फंडिंग आती रहती है और वो आप ले सकते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स भी। और उसके अलावा स्टूडेंट लोन स्कीम्स भी होती हैं और वो आप बाद में रिटर्न भी कर सकते हैं। और रिसर्च प्रोजेक्ट, इस तरह ये डिफरेंट वे जब आप यहाँ तो आपको मिल जाती हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने कोई स्टूडेंट नहीं देता, अराउंड 100 स्टूडेंट का मैं मिल चुका हूँ, डिफरेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो सबको कहीं ना कहीं से मैनेज हो रहा है। यहाँ आने के बाद सेल्फ फाइनेंस के अलावा स्टूडेंट्स को कोई ना कोई वे मिल जाता है। रूल्स ऑफ लॉ, आई हैव बिन शॉक्ड
कि यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा, मीन इम्प्रेस्ड बाय दिस देयर रूल ऑफ लॉ, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है और रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छा है मलेशिया में। मतलब क्राइम रेट बहुत लो है, वुमेन स्पेशली बहुत सिक्योर हैं। स्पेशली मैं कहूँगा अगर फीमेल को या कि यहाँ पे एडमिशन लेके यहाँ पे कुछ करना चाहती है तो शी कैन डू इट, क्योंकि अलग अलग हॉस्टल्स हैं और इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है। कोई वुमेन के फीमेल स्टूडेंट के कंसेंसस के बगैर कोई उसकी तरफ देख भी नहीं सकता, और नाइट सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट है, और वो जो है ना एनी टाइम ट्रेवल कर सकती हैं। और वो लाइक लोकल वुमेन दे आर डूइंग वर्किंग है 24/7। और इस तरह से तो वेदर यहाँ का, आप यहाँ वाइल स्टडिंग तो वेदर आइडियल, आप वेदर कह सकते हैं ट्रॉपिकल वेदर है, एवरेज टेम्परेचर 25 रहता है। और आपको जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी मतलब वार्म ड्रेसिंग या लाइट ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल ड्रेसिंग में और ड्रेसेस आप करके इस वेदर में कहीं भी बैठ के कभी भी पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट 24/7 लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, वर्क स्टेशन में पढ़ रहे होते हैं, आप अपनी राइश के ऊपर पढ़ सकते हैं, कहीं पे भी बैठ के आप इजीली पढ़ सकते हैं। साफ़ सुथरा माहौल है, वो गंदगी मच्छर मक्खियाँ वगैरह वो वगैरह रेयरली है, ऐसा नहीं है। और आप वेदर बहुत अच्छा है और आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट स्टडी बेनिफिट। सपोज अगर आप यहाँ पढ़ते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या हैं। ये सबसे पहली बात ये है कि आपको इंटरनेशनल जो है ना एनवायरनमेंट आपको मिला हुआ है यहाँ पे, और आप को ब्राइट फ्यूचर है आपका यहाँ पे। आप पढ़ के यहाँ से रिसर्च बेस्ड एक्सपीरियंस आपका जो है ना, रिसर्च आप इनोवेटिव किस्म के आपको आइडियाज़ मिलते हैं। आप जो है ना रिसर्च की बिना पता होता है रिसर्च कैसे की जाती है दुनिया के डिफरेंट फील्ड में, और आपका क्रिएटिविटी थिंकिंग क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, और आप इनोवेटिव किस्म के आगे आइडियाज़ आते हैं। यहाँ से आप बाकी कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। आप जब कभी लाइब्रेरी में या किसी ऐसी जगह चले जाएं, ऐसे लगता है जैसे ग्लोब रखा हुआ है। ग्लोब नॉट इन अ सेंस है, लाइक डिफरेंट कलर्स और ज़ात रंग के लोग बैठे होते हैं, और दुनिया भर से जो है ना जैसे लोग हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर में आपको टीम वर्क, लोगों कल्चर को समझने के मौका मिलता है, बाकी चीज़ें। तो कंपैरेटिवली आपको मलेशिया में इजीली एडमिशन मिल जाता है। यहाँ आपको जो है ना सम यूनिवर्सिटी दे डोंट आस्क फॉर लाइक फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट, दे डोंट आस्क फॉर आइल्स और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आपको इसके बगैर भी सम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है। जिस तरह यूएमपी में मैंने एडमिशन लिया तो मेरे पास था आइल्स और सेल्टा, तो अदरवाइज़ इसके अलावा भी आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट है जी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप बीएस करना चाहते हैं डेफिनेटली आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर मास्टर करना चाहते हैं तो बीएस का चाहिए, बैचलर या पीएचडी करना चाहते हैं मास्टर का और पोस्ट डॉक, तो किसी भी नेक्स्ट लेवल के लिए आपको प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और रजिस्टर्ड एचईसी से रजिस्टर्ड और या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी चल जाते हैं। अच्छा जी, वेरीज टाइम ऑफ एजुकेशन जो है ना ये कब शुरू होता है। साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, अक्टूबर से मार्च तक और नेक्स्ट अप्रैल से जुलाई तक। और इस ये मोस्ट ऑफ द टाइम। और एडमिशन ओपन जो है ना कब होता है, एडमिशन ऑल ईयर। आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें, सुपरवाइजर से कांटेक्ट करें, और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ दिया होता है एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर क्या आप एडमिशन का, तो उससे रब्ते में रहें। तो वो पूरा साल वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती रहती है, फिर यूनिवर्सिटी अप्रूव करती है, फिर ऑफर लेटर जारी करती है, फिर इनका एक EMGS इमिग्रेशन सिस्टम है, उसमें आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो EMGS वहाँ से आपकी प्रोफाइल एप्लीकेशन चलना शुरू हो जाती है। परसेंटेज के हिसाब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन ऑलमोस्ट यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एयर, लाइक साइंसेज के सारे हैं ज़्यादातर, डेफिनेटली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी मैनुफैक्चरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT एनवायरनमेंट लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेज ऑल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। आप देखें आपका, और लेटेस्ट सब्जेक्ट्स में आप रखें तो ज़्यादा फ़ायदा है, जिसमें आप दुनिया में आप आगे भी जाके कर सकते हैं। डेफिनेटली एक बंदा PhD में एडमिशन लेना चाहता है वो अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट को ही कंटिन्यू करेगा, तो इसलिए आप देख लें जिस सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं जो आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इट वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट है जी बेनिफिट्स ऑफ स्टडी। जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो लाइफ स्किल अपॉर्चुनिटीज़, आप दूसरे कंट्री में हैं, फैमिली से दूर हैं, आपको सफ़र करना सीखना पड़ता है, आपको टीम वर्क सीखना पड़ता है, आप क्रिएटिविटी सीखते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, और रिसर्च जो ये स्किल है ये आपकी बहुत डेवलप होती है। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि अगर आप BS या MS में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, और आप
आगे के लिए स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिसर्च बेस्ड स्टडी ज़रूर करें, रिसर्च वर्क ज़रूर करें। आर्टिकल अगर पब्लिश कर सकते हैं तो आर्टिकल भी पब्लिश करें। अगर आप आर्टिकल नहीं पब्लिश कर सकते तो तब भी मतलब अपने सुपरवाइज़र, अपने टीचर या अपने किसी एक्सपर्ट से मिल के ज़रूर आप जो है ना वो रिसर्च आर्टिकल इसके ऊपर ज़रूर काम करें। कोर्स बेस्ड स्टडीज़ भी आप डिफरेंट कोर्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड पीयर्स, आपको दुनिया भर से यहाँ लोग लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया, एशिया, बाकी एशियन कंट्रीज़ से, अरब कंट्रीज़, मिडल ईस्ट से, चाइना से और दुनिया भर से आपको अफ्रीकन कंट्रीज से लोग मिलते हैं और आप उनके साथ बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, कोई किसी को तंग नहीं करता। और जब प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं टीम वर्क बहुत फ्रेंडली और अच्छे लोग आपको मिलते हैं। और यहाँ वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने को आपको मिलता है, मॉडरेट वेदर है, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, पूरा साल ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और स्टूडेंट कहीं भी किसी वक्त बैठ के पढ़ सकता है। आप बजट के बहुत सारे वेज हैं मैनेज करने के लिए, जैसा मैंने पीछे भी जिक्र किया। फिर सबसे बड़ी बात मुस्लिम कंट्री है, हाल फूड, इंटरनेशनल फूड आपको मिल जाता है। कोई भी इंटरनेशनल फूड या फूड आप यहाँ पे लेना चाहें तो आपको वो भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद मी। और ये मेरे ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है, फेसबुक, ट्विटर, और आई जस्ट जॉइन टिकटॉक बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ TikTok. 1,000 and 100,000 people are connected on TikTok. That's why तो ये वीडियोज़ आपको हर जगह मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। आप जुड़े रहें हमसे और आपने मज़ीद जो है ना किसी चीज़ के ऊपर आप अपना इनपुट अगर देंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो भी आप इस पर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।